अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि दो साइंटिस्ट हिटलर और लंदन ने दी थी। ठीक है, हिटलर एंड लंदन ने 1927 में। ठीक है ना, ये ऐसी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्राइटेरिया को देखते हुए। ठीक है ना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिससे हमको पता चलता है कि कैसे किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो आपने पहले भी सुना होगा या देखा होगा कि एक बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या इस तरह से ओवरलैपिंग क्या होता है। तो ये सारी जो हेडिंग्स हैं या टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम लोग इसी थ्योरी के बेसिस पे स्टडी करते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट इसी थ्योरी से रिलेटेड हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, क्लास 11th में हम इसका सिर्फ थोड़ा सा क्वालिटेटिव बात करते हैं। ठीक है ना, यानी नॉन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी बहुत वाइड है, बहुत बड़ी थ्योरी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होती है इसमें। ठीक है, लेकिन क्लास 11th के लेवल पर हम इसमें सिर्फ क्वालिटेटिव बात ही करते हैं। ठीक, ये थ्योरी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एक थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के क्राइटेरिया पे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी मॉडर्न जो मॉडल चल रहा है एटम का, उसमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताया जाता है ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे ये थ्योरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इसमें इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे थ्योरी दी गई है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन, जो कि हम आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वगैरह होता है, जो कि हमको बहुत हायर क्लासेस में पढ़ने होते हैं। ठीक, इन सब थ्योरीज़ के बेसिस पे। लेकिन हम इन सब कॉन्सेप्ट के अलावा इस क्लास में हम सिर्फ इसमें क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही देखेंगे, ना कि क्वांटिटेटिव, क्योंकि अगर हमको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वगैरह पढ़ना है तो हमको यहाँ पे क्वांटिटेटिव जाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस थ्योरी के बारे में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तभी हमको ईजिली जो है आगे इसके बारे में पता चलेगा। तो कंसीडर करिए कि एग्जांपल H2। ठीक है ना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इसमें दो एटम है, एक को हम HA मान लेते हैं, एक को हम HB मान लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके न्यूक्लियस को हम लोग Na मान लेते हैं, इसके न्यूक्लियस को हम लोग Nb, इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग Ea और इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग Eb। ठीक है, ये जो Na और Nb है ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है ना, अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई दो एटम्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं या एक दूसरे से नज़दीक आते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला एक है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स फेस करता है। ठीक है ना, अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा जो है वो क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स फेस करता है, रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इसके बीच में होती है, इसको देखते हैं। जैसे अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है वो हमारे एक न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच, मतलब जो एक हाइड्रोजन एटम के उसका अपना न्यूक्लियस और अपने इलेक्ट्रॉन के बीच, और दूसरे वाले न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच। ठीक है ना, मतलब जो हमारा दूसरा एटम है उसके न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स हो रही होगी। ठीक है, इसके अलावा जो एक पहला वाला न्यूक्लियस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा और दूसरा वाला न्यूक्लियस पहले वाले इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मतलब चार कंडीशन क्राइटेरिया अट्रैक्टिव फोर्स की बनती है अगर कोई दो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आते हैं, दो एटम्स अगर कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, दोनों का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, फिर एक दूसरे से उसका न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे रिपल्सिव फोर्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह की रिपल्सिव फोर्स मिलेगी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, और दूसरा जो है दोनों न्यूक्लियस के बीच में। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान लें ये हमारा न्यूक्लियस Na हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, Ea इसको मान लेते हैं। ये हमारा दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसके न्यूक्लियस को Nb माने, और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग Eb मान रहे हैं। ओके, तो Na और Nb में आपस में क्या होगा, डॉटेड लाइन से हम देखते हैं ये रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, Na और Eb में अट्रैक्शन होगा, Ea और Eb में रिपल्शन होगा। ठीक है ना, Nb और Ea में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, Nb और Eb में क्या होगा, अट्रैक्शन, और इसमें अट्रैक्शन। इस फिगर को अगर हम थोड़ा सही से देखें तो हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक है जिसको हम नाम दे देते हैं
मान लेते हैं EB दे देते हैं, ठीक है। और यहीं पर सामने हम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं EA। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियस A है, ठीक है। इसको इस तरह से बना देते हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस B। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज। अब होता क्या है कि इसके और इसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, Na और EA के बीच में, जैसा कि हमने ऊपर देखा। उसके बाद NB और EA के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, NB और EB के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और NA और EB के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मतलब ये इधर जाना चाह रहा होगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, और ये वाला इधर, मतलब इस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा अट्रैक्टिव फोर्सेस का, ठीक है ना। अब ये दोनों क्या हो रहे होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में, ये वाले इलेक्ट्रॉन A और EB आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपल्शन कर रहे होंगे। तो ये इधर भागना चाह रहा होगा और ये वाला इधर। इसी तरह से दोनों न्यूक्लियस भी आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपल्शन कर रहे होंगे, जिसकी वजह से NB की जो डायरेक्शन होगी वो इधर जाना चाह रही होगी और NA की इधर, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो ये जो सारी ये चीज़ें हैं, जो ये क्या है, ये रिपल्शन की बात कर रही हैं, ठीक। और ये जो हमारा दिख रहा है ये एरो, ये हमारा क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है। अब ऐसा नोटिस किया गया है एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया है ना कि अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है, ठीक है, वो डोमिनेट करती है रिपल्सिव फोर्स पे। अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट्स ओवर रिपल्सिव फोर्स। तो होगा क्या यहाँ पे कि जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रही है तो इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना। और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जब धीरे धीरे डिक्रीज होगी, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बैलेंस हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन से। मतलब अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने तो जो हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दोनों क्या होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे केस में सिस्टम जो होगा वो क्या कर लेगा, मिनिमम एनर्जी एक्वायर कर लेगा। मतलब ऐसी स्टेट पहुंच जाएगी जहां पर ये दोनों फोर्सेस लगभग इक्वल हो जाएंगी या एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगी। और वो ऐसी स्टेज होगी जहां पर एनर्जी जो होती है क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। और जब एनर्जी मिनिमम होगी तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो हमने कंसिडर किया था HA और HB, ये आपस में क्या होंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो क्या होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है ना। जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं क्या, बॉन्ड एनर्जी। जो कि हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा भी था कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड टूटने और बनने पर कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो टूटता है तो एनर्जी दी जाती है, और अगर एनर्जी निकल रही होती है तो इसका मतलब वहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक। अब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तो हो गया, अब यहाँ हुआ क्या ये समझना है हमको, ठीक है। जब दो हाइड्रोजन के एटम या कोई भी अगर हम एटम को कंसीडर कर लें, तो जब आपस में क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं ना, तो उनमें जो होती है ओवरलैपिंग आती है, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। उनका जैसे सपोज करें हमारे पास ये कोई ऑर्बिटल है, ये H1 का ऑर्बिटल मान लेते हैं, और ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल है HB का। ये दोनों जब आपस में बॉन्डेड हुए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कुछ ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। और इसी का एक्सप्लेनेशन जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको देती है कि किस तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, या किस तरह की ओवरलैपिंग किस एटम्स में हो सकती है, या किन कंडीशंस में हो सकती है, ये हमको बताती है क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में, या कब कब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम जो है पोटेंशियल एनर्जी को घटाते घटाते मिनिमम एनर्जी एक्वायर करके स्टेबलाइज होकर बॉन्ड बनाएगा और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस आता है वो आता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, या कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब दोनों एटम एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, ठीक है ना। यानी कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, मतलब इतना क्लोज हो जाएंगे कि उनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे या एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होते हैं, ओवरलैप करने लगते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इसको सिंपल भाषा में लिखा जाए तो एटम्स मस्ट बी वेरी क्लोज, ठीक है, मस्ट बी वेरी क्लोज, बहुत नज़दीक होने चाहिए, ठीक। अब दूसरी बात क्या है कि अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, या फिर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी जो है हमारे पास ओवरलैपिंग पॉसिबल है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, इसको भी याद रखना है, क्योंकि क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा था कि सेम स्पिन अगर है तो क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ठीक है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन
ऑफ अपोजिट स्पिन ओवरलैप विथ ईच अदर। ओके, ओवरलैप विथ ईच अदर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई इस तरह से कंडीशन है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं इसको इस तरह से, ठीक है ना, इसको हमने उल्टा बनाया ऐसे और इसे ऐसे। अब ये ओवरलैपिंग करने के लिए एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो इसकी भी स्पिन ऊपर की तरफ है और इसकी भी स्पिन क्या है, ऊपर की तरफ। तो ऐसे कंडीशन में ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल है जब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉक हो तो दूसरे की एंटी क्लॉक हो, या एक की क्लॉक हो तो दूसरे की एंटी क्लॉक हो। इस तरह की कंडीशन आएगी तभी जो है ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, ठीक है ना। और अगर फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दो ऐसे आ रहे हैं और दो ऐसे, तो इस केस में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, जो ओवरलैपिंग होती है ये लेस देन 50% होती है, ठीक है ना, लेस देन 50% होती है या होनी चाहिए, तभी जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कम 50% से कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड करती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इसको हमको समझना पड़ेगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड कितना मजबूत बनेगा ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ओवरलैपिंग के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो हैं, बस इतनी थोड़ी सी ओवरलैपिंग हुई, और एक और दो ऑर्बिटल्स हुए जिनमें इतनी ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, यानी कि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन किस में होगा, ऑब्वियस बात है इसमें, क्योंकि ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो एक छोटा सा हम लोग रिलेशन देख लेते हैं कि अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को हम रिलेट करें बॉन्ड के स्ट्रेंथ से, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जितनी ज़्यादा एक्सटेंट उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। जितने एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, और उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी भी होती है, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा उतनी कम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये रिलेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ से, यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना कम बॉन्ड साइज़ होगी या बॉन्ड की लेंथ होगी। तो ये एक रिलेशन बनता है, ठीक है। इसके बाद अब जो ओवरलैपिंग होती है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग, इसी का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और दूसरी हमारी जो होती है वो होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। तो पैरेलल ओवरलैपिंग, इसी को हम लोग नाम देते हैं पाई बॉन्ड। तो आगे अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे एक्सियल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। फिलहाल इतना जानिए कि एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड होती है, ठीक है। इसके बाद जो सातवीं इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनका फेज सेम होना चाहिए। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम फेज, ठीक है, मस्ट हैव सेम फेज। सेम फेज होने का मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सपोज करते हैं ये पाई बॉन्ड है, सॉरी दिस इज़ द पी ऑर्बिटल, तो इसका प्लस है, इसका प्लस, इधर माइनस जो हमारा एम्पलीट्यूड बनता है उसको, तो ये दोनों क्या हो गए सेम फेज में, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यही हमारे पास उल्टी कंडीशन आ गई, एक ऐसा हो और एक का प्लस इधर हो और माइनस, तो अब ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट फेज, तो इस केस में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ इस तरह कंडीशन है, इधर भी माइनस, इधर प्लस, तो ये दोनों आपस में क्लोज आके ओवरलैपिंग कर सकते हैं, यहाँ पॉसिबल है। लेकिन यही जस्ट इसका अपोजिट अगर हो जाए, यानी इधर प्लस कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि इनका फेज़ जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम फेज़ में होना ज़रूरी है ओवरलैपिंग को होने के लिए, ठीक। अब हम लोग चलते हैं डिटेल में स्टडी करने की एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है और पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग या इसी का दूसरा नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग, ओके, हेड ऑन, या कुछ लोग कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक। ये कैसे पॉसिबल है, जब किसी दो बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो रहा हो, बॉन्ड का जब दो एटम नज़दीक आ रहे हों, ठीक है, तो उनके ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स यानी एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप करना चाह रहे हैं वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर हों, मतलब एकदम सेम एक्सिस पर आ रहे हों, तो ऐसे केस में एक्सियल ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है।
जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, दोनों सामने सामने एक्सिस पर आ रहे हैं, ठीक है। इस केस में ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे से क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो इस तरह की ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, या इसी का नाम होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जब ऐसी कंडीशन आए कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही हो, तभी जो होता है क्या फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो ये इनमें जनरली दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होती है एस एस ओवरलैपिंग यानी एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, और दूसरी होती है हमारे पास बी एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है। मतलब एक एस ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल। आइए दोनों को देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास ये कोई एटम है जिसका एस ऑर्बिटल, कोई एटम उसका एस ऑर्बिटल, दोनों का एस ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहा है, दूसरे के क्लोज आ रहा है और वो स्टेट एक्वायर कर रहा है जब इसके पास मिनिमम एनर्जी है। तो इसमें क्या होगी, इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ये किसका बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। और ये दोनों आपस में मिलकर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। अभी यहाँ तक तो ये क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल था, लेकिन अब जुड़ के मॉलिक्यूल बन गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। तो इस तरह से एस एस ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल, मतलब क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो इसमें कोई भी डायरेक्शन बताना इम्पॉसिबल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, ठीक है ना। तो नॉन डायरेक्शनल जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे वो, या जो हमारी पैरेलल ओवरलैपिंग है उसमें नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एस एस ओवरलैपिंग में क्या होता है कि दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। अब अगर हम बात करें एस पी ओवरलैपिंग की, तो एस पी ओवरलैपिंग में क्या होता है, किसी एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे का पी ऑर्बिटल, थोड़ा सा इसको हम सही से बनाते हैं, ठीक है, दूसरे का पी ऑर्बिटल एक दूसरे से क्लोज में आते हैं, ठीक है। और जब क्लोज में आते हैं तो क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, तो ये हो गई क्या, एस पी ओवरलैपिंग। ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ये हमारा कौन सा है, एस ऑर्बिटल। और यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है ना, क्योंकि हेड ऑन हो रहा है, यानी कि इसका हेड और इसका हेड तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉन डायरेक्शनल, तो दोनों का ओवरलैपिंग हो। तो एक एस और पी दोनों हेड ऑन हेड करेंगे, यानी उस पी का भी हेड और एस का भी हेड आपस में जब करेगा ओवरलैपिंग, तो हमको किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलता है, सिग्मा बॉन्ड का, ठीक है। और अगर हम इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएं तो एक तरफ डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, एक तरफ कम हो जाती है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेशन करते हैं एस पी ओवरलैपिंग को, ठीक है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में यही दो कंडीशन पॉसिबल है। आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमको बातें क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं HF या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोजन है यहाँ पर और क्या है, फ्लोरीन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s1, फ्लोरीन की बात करें तो 1s2 2s2 2p5, ओके। तो यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास F का। अब PX ये PY और PZ होता है और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का 1s1, ठीक। होगा क्या, ये हमारा s ऑर्बिटल है और ये आखिरी वाला जिसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके पास आता है, इसके क्लोज आके, ठीक है, इसके क्लोज आके क्या करता है, ओवरलैपिंग कर लेता है। और हमको जो होता है कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग मिलती है। हाइड्रोजन का S, सर्किल थोड़ा सही नहीं बन रहा है, इस तरह से बनाते हैं, स्फेरिकल शेप होता है एस ऑर्बिटल का। तो ये हाइड्रोजन का S और फ्लोरीन का PZ वाला, ठीक है ना, PZ वाला आपस में आए और ओवरलैपिंग किया तो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो दोनों की कंडीशन क्या आ गई, HF बॉन्ड बन गया, ठीक।
तो इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर जाएगा फ्लोरीन के आखिरी वाले यानी पीजेड में जो इलेक्ट्रॉन है उससे। ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि HF, HCl, HBr और HI ये चारों हमारी हैलो एसिड्स हैं, या इनको हम लोग हैलोजन एसिड्स भी बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडोडिक एसिड। तो अगर हम नोटिस करें तो इसमें 1s तो सब में होगा, हाइड्रोजन का 1s वाला ही इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन फ्लोरीन में जो जाता है वो कौन सा जाता है 2p का, और क्लोरीन में जाता है 3p का, ब्रोमीन में 4p का और आयोडीन में 5p का। ठीक है, मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे ना जैसे यहाँ पे, तो ये 2p5 जा रहा है ना फ्लोरीन में, ऐसे ही हम क्लोरीन की लिखते हैं तो हमारे पास 3p आएगा, ब्रोमीन की लिखते हैं तो 4p आएगा, आयोडीन की लिखते हैं तो 5p आता है। तो ऐसे भी हम बॉन्ड लेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा, हम थोड़ा सा वहाँ वापस चलते हैं उस पॉइंट पर। हमने देखिए यहाँ पे क्या पढ़ा कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम कंपेयर करेंगे इनकी बॉन्ड लेंथ को, ठीक है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या मिलेगी हमको, आयोडीन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि 5p है, बहुत दूर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, और इसी तरह से 4p, फिर 3p, 2p। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो हमको ये कंपैरिजन मिलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ ऐसी होती है, तो बॉन्ड एनर्जी, अगर इसी में हम एक और क्वेश्चन इंक्लूड कर दें कि सर बॉन्ड एनर्जी का क्या सीक्वेंस बनेगा, तो जस्ट उल्टा सीक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि बॉन्ड लेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी कम बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, HI की, तो सबसे कम एनर्जी इसी की होगी, यानी कि HF की सबसे ज़्यादा एनर्जी, देन HCl की, देन HBr की, और देन HI की। तो इन्हीं थ्योरी से हम दो कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी बनती है हमारी ओवरलैपिंग की, एक्सियल ओवरलैपिंग की, जो कि है p और p ऑर्बिटल। ठीक है ना, p और p ऑर्बिटल, मतलब किसी एक का p दूसरे के p से ओवरलैप करे। यानी कि जैसे मान लिया हमारे पास ये आ गया p, ये आ गया दूसरा p। ठीक है, हमारे पास इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, यहाँ पे प्लस लगाया। अब हमको समझना है यहाँ ओवरलैपिंग होगी, तो सोच लीजिए कि ओवरलैपिंग पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम ज़रा ध्यान से नोटिस करें तो है तो दोनों p ऑर्बिटल्स, दोनों एक्सियल भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, इसका मतलब इसका फेज सेम नहीं होगा, तो इस केस में नो ओवरलैपिंग पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को जस्ट उल्टा कर दें, उल्टा करने का मतलब इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस कर दें, या फिर दोनों माइनस माइनस एक तरफ कर दें, तो ऐसे केस में ये आ गया किस में, सेम फेज में। अब जो है ओवरलैपिंग पॉसिबल है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग हमको दिखेगी। ठीक है, और यहाँ पर हेड ऑन हेड हो रहा है, इसका हेड आपस में, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PP ओवरलैपिंग। ओके, अब अगर हम इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो कुछ इस तरह का हमको दिखाई देगा, मतलब बीच वाला जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी एक बनती है PP ऑर्बिटल्स की। तो टोटल हमको कितनी पॉसिबिलिटीज़ मिली, 3 पॉसिबिलिटीज़, SS, SP और PP। ठीक है ना, ये भी एक कंडीशन बन सकती है। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, हम बोरॉन के एक तरफ और फ्लोरीन के एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे, तो इसकी हमको क्या मिलेगी, 1s2 2s2 2p1, क्योंकि 5 एटॉमिक नंबर होता है, और फ्लोरीन की बात करें तो 9 एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p5। इनके लिए हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें तो हमको कुछ इस तरह से फुलफिल ऑर्बिटल्स मिलते हैं। यहाँ पर p में 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन की बात करें तो 2, इधर 2, लेकिन p वाले में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आखिरी वाला खाली है, इसमें भी ये खाली। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करेगा, और जब ओवरलैपिंग करेगा तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, BF3 का। ठीक है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो है हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, ये जिसको हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोल रहे थे। ठीक है, पैरेलल ओवरलैपिंग।
यानी कि अब जो है मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे या फिर नॉन एक्सियल आएंगे, ठीक है ना। पहले तो एक्सियल आ रहे थे, अब जो है ये नॉन एक्सियल की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे इसमें होता तो बहुत सारा है, लेकिन अपने जैसे कौन कौन सा हो सकता है, जैसे पी पी होता है, पी डी हो सकता है या डी डी हो सकता है, ठीक है ना। पी पी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, पी डी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, डी डी ओवरलैपिंग भी हो सकती है, लेकिन सिलेबस में अपने सिर्फ पी पी ओवरलैपिंग है बोर्ड्स के सिलेबस में। वैसे तो नीट और जेई में तो पी डी और डी डी भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जो एनसीईआरटी वाइज जो बेसिक सिलेबस है उसमें सिर्फ पी पी ओवरलैपिंग है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये हमारा एक पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हमारा दूसरा पी ऑर्बिटल, दोनों सेम फेज में है, ये इसकी एक्सिस है, ये एक्स की एक्सिस, दोनों आए सामने, ठीक है, एक दूसरे के क्लोज आए, एक दूसरे के क्लोज आए तो कुछ इस तरह की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर भी ओवरलैपिंग और यहाँ पर भी ओवरलैपिंग। ये जो होगा फॉर्मेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पाई बॉन्ड। मतलब साइड वाइज, ये साइड बाई साइड जो ओवरलैपिंग होती है, पैरेलल जो ओवरलैपिंग होती है, उस केस में जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखेंगे तो कुछ इस तरह का हमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल जाता है, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल्स में दिखेगा, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है, मतलब एक्सिस से अराउंड परपेंडिकुलर हो सकते हैं या राइट एंगल पे है, पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोज आके ओवरलैप हो, ठीक है। अगर यही चीज़ ऐसे ऐसे अगर आते तो हमको इन दोनों में ओवरलैपिंग होती तो यहाँ पे क्या बनता, सिग्मा बॉन्ड। अब ये ऐसे ऐसे इस तरह से आ रहे हैं तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी इस केस में जो बनेगा वो क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होगी या हेड ऑन ओवरलैपिंग तो सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज होगी या पैरेलल होगी तो पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C2H2, अब इसमें हमको बताना है क्या, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा और पाई बॉन्ड। तो C2H2 का स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा C2H2 का। तो जितने भी, अब ध्यान से समझिएगा, जितने भी क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसे केस में अब ध्यान से इसको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, छोटी सी इंपॉर्टेंट नोट, कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। तो ऐसे केस में 1 यहाँ पर 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा इधर हो गया, 1 सिग्मा इधर हो गया, 1 सिग्मा इधर, और बाकी 2 क्या हो गए, पाई हो गए। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो हमको क्या मिलेगा, इस केस में हमको 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड मिलते हैं। तो ये जो चीज़ है इसको याद रखना पड़ेगा कि एक सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड है मानी डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। चलिए इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे हमारे पास आता है एग्जांपल CH4 का, ठीक है। तो CH4 के अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमको कुछ ऐसा मिलता है। तो इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सीधे सीधे इसमें कितने हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें CH3COOH का, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में भी पढ़ा है कि CH3COH का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब इसमें हमको काउंट करना पड़ेगा, तो ये सिग्मा 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 4, ये सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा और 1 पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा, तो टोटल सिग्मा अगर हम काउंट करें तो हमको क्या मिल रहे हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड्स मिल रहे हैं और 1 पाई बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं जैसे H2SO4 का। तो अगर हम H2SO4 की बात करें तो कुछ हमारे पास ऐसे कंडीशन मिलती है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक। तो यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा 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 सिग्मा, टोटल 4 तो 6, यानी 6 सिग्मा हो गए, ठीक है ना, 6 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड का कैलकुलेशन करते हैं सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में, ठीक है ना। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है इसको हम बता देते हैं, ठीक है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो डिफरेंस है वो इस इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया डिफरेंस, ठीक है ना। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन है, ठीक है।
तो इसमें देखिए ज़रा सिग्मा बॉन्ड में कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैप, इसको एंड टू एंड भी बोलते हैं या फिर हम लोग हेड टू हेड भी बोलते हैं, दोनों बातें हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। या फिर एक्सियल भी बोलते हैं, दोनों बातें होती हैं, सब कई सारे नाम होते हैं, ठीक। कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होता है, एसएस में होता है, पीपी में होता है, एसपी में होता है, ठीक है, तीनों को हमने पढ़ा। फिर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यही कंपेयर करें पाई बॉन्ड में, तो पाई बॉन्ड में स्मॉल एक्सटेंड होती है, क्योंकि साइड बाय साइड होती है ना, इसीलिए पाई बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे पास कंडीशन बनती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दिस केस इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बन रहा था वो क्या हो रहा था, सारे के सारे क्या हो रहे थे, सिमेट्रिकल हो रहे थे। अगर हम चलें वापस उसी पॉइंट पर, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, अगर हम इसको कुछ इस तरह से करें तो ये सिमेट्रिकल आ जाएगा। इसी तरह से और अभी हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा था, ये भी क्या हो रहा था, सिमेट्रिकल हो जा रहा था। इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल है। तो क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी बनती है वो क्या हो जाती है, सिमेट्रिकल हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा पाई बॉन्ड के केस में, वहाँ पे अनसिमेट्रिकल कंडीशन आती है, ठीक है ना। इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो देखिए ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन था, तो एक अबव द प्लेन बना है और एक बिलो द प्लेन बना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा रोटेशन की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर कोई सिंगल चीज़ इस तरह से जुड़ी हुई हो, तो इस इधर कुछ लगा हुआ और इधर कुछ लगा हुआ हो, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं ईजिली। लेकिन अगर यही जस्ट इसका उल्टा हो, यानी इसमें दो चीज़ से अगर हम जोड़ दें तो इस केस में रोटेट करेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है, सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल होती है लेकिन पाई बॉन्ड में नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।